देखिए, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कला या हुनर ज़रूर होती है, जिसकी वजह से उस इंसान की पहचान दूर-दूर तक होती है। वो हुनर ही है जिसके चलते उसका नाम लोगों की ज़ुबान पर आता रहता है। सदियों तक लोग उसे याद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी हस्ती के बारे में बात करेंगे, जिसके गाने तो अक्सर सुने और गुनगुनाए जाते हैं, लेकिन उसकी बातें कभी नहीं होती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना लल्लुआ प्रयागवासी और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मोहम्मद अजीज वो सुरीला गायक जिसकी आवाज ने 80 और 90 के दशक में लोगों का ध्यान अपनी तरफ ऐसा खींचा कि लोग कभी उस आवाज को भूल नहीं पाए। मोहम्मद अजीज ऐसी खनकती आवाज का मालिक जिसे लोगों ने महान मोहम्मद रफी के समकक्ष मानना शुरू कर दिया। हिंदी फिल्मों में इन्होंने कुछ ऐसे गाने गाए जो कालजयी बन गए, और फिर वो वक्त भी देखा जब गुमनामी के अंधेरों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। मोहम्मद अजीज का जन्म 2 जुलाई 1954 को कोलकाता शहर में रहने वाले एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। बचपन से ही मोहम्मद अजीज साहब को गाने का, और खास तौर पर रवि साहब के गाने का बहुत ज्यादा शौक था। स्कूल में होने वाले कल्चरल प्रोग्राम में स्टेज पर गाया करते थे, और वहां से इनकी गायकी को काफी सराहना भी मिलने लगी थी। इन्हीं सराहनाओं ने अजीज साहब को संगीत में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित किया था। ये ख्वाब देखते थे कि रफी साहब की तरह ये भी एक दिन इनके गाए गाने भी रेडियो पर बजा करेंगे। अजीज साहब ने भविष्य के सुनहरे ख्वाब बुन रखे थे, और ये ख्वाब शुरू किए ही थे कि परिवार पर आर्थिक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हालात तो ये हो गए कि इन्हें कोलकाता के रेस्टोरेंट और होटल्स में गाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि इन जगहों पर गाने का एक फायदा अजीज साहब को ये हुआ कि कोलकाता की इलीट क्लास के बीच ये खासे मशहूर हो गए। साल 1980 में जब रफी साहब की मौत हुई तो मोहम्मद अजीज बुरी तरह से टूट गए। मोहम्मद अजीज रफी साहब को अपना गुरु मानते थे, और भारतीय संगीत जगत की इतनी बड़ी हस्ती के जाने से अजीज भी बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। मोहम्मद अजीज ने ये फैसला तो काफी पहले ही कर लिया था कि एक दिन मुंबई जाकर उन्हें संगीत जगत में अपना नाम बनाना है, मगर मुंबई की तरफ अपने कदम बढ़ाने में वो घबरा रहे थे। उसकी वजह ये थी कि मुंबई उनके लिए एक कदम अनजान शहर था। लेकिन फिर साल 1982 में ये कलकत्ता के लिए, मुंबई के लिए निकल पड़े। मुंबई निकलने से पहले इन्होंने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और उनसे अपने लिए 2 साल का वक्त मांगा। इस तरह माता पिता का आशीर्वाद साथ लिए ये अपने सपनों के नगर मुंबई आ गए, जहां एक बेहद कड़ा संघर्ष इनका इंतजार कर रहा था। घर से लाए कुछ रुपयों की बदौलत अजीज साहब ने अपने लिए एक छत का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन काम मांगने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा धक्के खाने पड़े। ये जहां भी जाते वहां इन्हें निराशा ही हाथ लगती। काम पाने की आखिरी उम्मीद लिए आखिरकार ये आफ्ताब पिक्चर्स के ऑफिस पहुंच गए। आफ्ताब पिक्चर्स के मालिक सलीम अख्तर थे। उन्हीं के बड़े भाई ने, जो कि कोलकाता में रहा करते थे और जिनसे अजीज साहब की बढ़िया जान पहचान थी, उन्होंने एक सिफारिश चिट्ठी लिख कर दी थी। इन्होंने वो चिट्ठी सलीम अख्तर को दिखाई। वो चिट्ठी देखकर सलीम अख्तर ने अजीज साहब की जान पहचान अनु मलिक से कराई, जो कि खुद उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में एकदम नए नवेली थी। अनु मलिक से अजीज साहब की बढ़िया दोस्ती हो गई। अनु मलिक इनसे कई डेमो सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग भी कराया करते थे, और ये भी खुशी खुशी उनके लिए रिकॉर्डिंग कर दिया करते थे। हालांकि काम मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो कब तक मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसका उन्हें कुछ पता भी नहीं था। दोस्ती की खातिर ये अनु मलिक के साथ डेमो रिकॉर्डिंग कर दिया करते थे, और एक दिन अनु मलिक ने ही अजीज साहब को उनके कैरियर का पहला माइलस्टोन अचीव करने का मौका दिया। मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में अजीज साहब एक पीजी में रहा करते थे। एक दिन सुबह सुबह इनके रूम पर एक लड़का पहुंचा। उस वक्त ये सोए हुए थे। उस लड़के ने उन्हें जगाया और कहा कि तुम यहां सो रहे हो, और आज तुम्हारी सोई किस्मत जगने वाली है। इन्हें समझ में नहीं आया कि ये लड़का आखिरकार कौन है, क्या कह रहा है। इनके पूछने पर उस लड़के ने बताया कि मुझे अनु मलिक ने भेजा है, तुम्हारी किस्मत खुल गई है, तुम्हें अमिताभ बच्चन के लिए एक गाने की रिकॉर्डिंग करनी है। इन्हें लगा कि वो लड़का इनसे मजाक कर रहा है, मगर जब उस लड़के ने जोर देकर कहा कि वो सच बोल रहा है, तो ये फटाफट तैयार होकर अनु मलिक के स्टूडियो पहुंच गए। वहां अनु मलिक ने इनसे कहा कि तैयार हो जाओ, तुम्हें मनमोहन देसाई की फिल्म मर्द का टाइटल सॉन्ग गाना है, जो कि अमिताभ बच्चन पर फिल्माया जाएगा। बस
फिर क्या था, अजीज साहब ने पूरी शिद्दत के साथ मर्द फिल्म का वो गाना गाया और उसके बाद फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखी। ये बात भी आपको बताना जरूरी है कि मर्द फिल्म से पहले साल 1985 में अंबर नाम की फिल्म से अजीज साहब ने अपने सिंगिंग कैरियर का शुरुआत किया था। 1986 में आई बंगाली फिल्म बोउमा में भी इन्होंने गायकी की थी। मोहम्मद अजीज का जब नाम होना शुरू हुआ तो फिर इनके पास काम की कोई कमी नहीं थी। इन्होंने हर बड़े फनकार के साथ काम किया, नौशाद साहब हों या कल्याण जी आनंद जी हों, लता मंगेशकर हो या फिर आशा भोसले हो, सुनिधि चौहान हो या श्रेया घोषाल हो, अलका याग्निक हो या कविता कृष्णमूर्ति हो या फिर चाहे साधना सरगम ही क्यों ना हो, अजीज साहब ने हर बड़ी गायकी के साथ जुगलबंदी की थी। दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, सलमान और शाहरुख जैसे नामी एक्टर्स को इन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली और उड़िया भाषा में भी इन्होंने गीत गाए। अपने कैरियर में अजीज साहब ने भारत की लगभग हर भाषा में गीत गाए और कुल 20,000 से भी ज्यादा गीत गाए। फिल्म ही नहीं, अजीज साहब ने सूफी सॉन्ग्स में भी काफी हाथ आजमाए हैं और अच्छे खासे गाने गाए हैं। इन्होंने ढेरों भजन, तुलसीदास की चौपाइयां, कबीर दास के दोहे और हनुमान चालीसा तक अपनी आवाज में गाई है। जय हनुमान नाम के लोकप्रिय टीवी शो में भी इनका टाइटल ट्रैक अजीज साहब ने ही गाया था। रामायण में भी कई जगहों पर अजीज साहब की आवाज का इस्तेमाल किया गया है। इनकी गाई कवालियों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। कुल मिलाकर 80 और 90 के दशक का गायकी का शायद ही कोई ऐसा जोनरा होगा जो अजीज साहब से छूटा होगा। जैसे हर चमकते सूरज को एक दिन अस्त होना ही पड़ता है, वैसे ही मोहम्मद अजीज साहब की किस्मत भी सूरज के डूबने का वक्त आ गया था। 90 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय संगीत इंडस्ट्री में तेजी से बदलाव होने शुरू हो गए थे। पुराने नामी संगीतकारों की जगह कई नए लोगों ने ले ली थी और बहुत तेजी से हो रहे बदलावों की इस दौड़ में अजीज साहब बेहद पीछे छूट गए। उनसे गवाने वाले कई संगीतकारों ने अपना काम बंद कर दिया था और कुछ तो दुनिया छोड़कर चले गए थे। नतीजा यह हुआ कि मोहम्मद अजीज साहब को काम मिलना काफी ज्यादा कम हो गया था। हालांकि लाइव शोज में इनका जलवा हमेशा बरकरार रहा। इनके लाइव स्टेज शोज हमेशा फुल रहते थे। एक इंटरव्यू में मोहम्मद अजीज साहब बताते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं एक के बाद एक हिट गाने भी दे रहा था, लेकिन मैं कब घर बैठ गया मुझे खुद ही नहीं पता चला। अजीज कहते हैं कि इंडस्ट्री के किसी भी शख्स, चाहे वो डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, किसी से भी उनकी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। बावजूद इसके उन्हें भुला दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 80 और 90 के दशक में मोहम्मद अजीज ने एक से बढ़कर एक गाने गाए थे जो आज भी लोगों की जुबान पर है। हालांकि इतने जबरदस्त परफॉर्मेंस के बावजूद मोहम्मद अजीज का नाम किसी भी अवार्ड फंक्शन में नहीं लिया गया, जिस बात का गम उन्हें अंदर तक हमेशा चोट पहुंचाता गया था। 27 नवंबर 2018 की तारीख एक ऐसी मनहूस तारीख बनकर आई जिसने मोहम्मद अजीज साहब को उनके फैंस से हमेशा के लिए जुदा कर दिया। अजीज साहब कोलकाता से मुंबई आए थे। फ्लाइट से उतरने के बाद जब ये टैक्सी में बैठे तो इन्हें अपनी तबीयत खराब होती महसूस हुई और फिर अचानक वो बेहोश हो गए। आनंद फानन में इन्हें नानावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स इनकी जान न बचा सके। कार्डियक अरेस्ट के चलते मोहम्मद अजीज साहब की मौत हो गई और इसी के साथ एक बेहद शानदार आवाज हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। महज 64 साल की उम्र में मोहम्मद अजीज भले ही गुमनामी के बीच इस दुनिया को छोड़कर चले गए हों, लेकिन उनके गाए गीत हमेशा हमेशा के लिए लोगों के बीच अमर रहेंगे। आप अजीज साहब के गाए गानों के कितने बड़े फैन हैं,
ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।